इस फिल्म के शुरुआत में आप एडम को देखते हैं जो जख्मी हालत में एक फाइटर जेट उड़ा रहा होता है। उसका पीछा एक और फाइटर जेट करता है। एडम अपने कैप्टन के ट्रैकिंग सिस्टम को जैम करके अब वहां से टाइम ट्रेवल की कोशिश करता है क्योंकि उसकी कैप्टन उसे मारना चाह रही थी, इसीलिए वो खला में एक पल्स छोड़कर वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ अब आप स्कूल में एक और एडम नामी बच्चे को देखते हैं जिसके पीछे कुछ शरारती लड़के भाग रहे थे क्योंकि बचपन से ही उसे मजाक उड़ाने की आदत थी। इस वजह से वो उसे मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये 2022 का साल था। अब एडम की मॉम स्कूल में आती है और उन बच्चों के खिलाफ कंप्लेन करती है जिन्होंने इतने बुरे तरीके से उसे मारा था। घर जाते वक्त वो बताता है कि उन बच्चों ने उसके साथ बदतमीजी की थी, जिस पर इसकी मॉम उसे डांटती है क्योंकि एडम जुबान का बहुत तेज था और ये बात उसकी मॉम जानती थी। एडम अब अफसुर्दा हो जाता है कि अगर डैड होते तो उसे समझ पाते। रात के वक्त एडम अपने लॉन में गेम खेल रहा था। ये वही गेम थी जो उसके डैड को बहुत पसंद थी। इसी दौरान उसकी मॉम उसे डिनर के लिए बुलाती है और बताती है कि वो आज खाना खाने बाहर अपने दोस्त के साथ जा रही है। उसकी मॉम के जाने के बाद वो रात के वक्त अपने कमरे में गेम खेल रहा होता है। अचानक से लाइट चली जाती है और उसका डॉगी भाग जाता है। वो उसका पीछे करते हुए घर से बाहर आता है, लेकिन वो डॉगी मुसलसल किसी पर चिल्ला रहा होता है और जंगल की तरफ भाग पड़ता है। जब एडम जंगल में जाता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत से दरख्त जल चुके थे। ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहाँ पर कोई मौजूद है, इसीलिए वो अपने घर की तरफ भागता है। उसके डॉगी का नाम हॉकिंग था। घर वापस आकर हॉकिंग अब गैराज की तरफ भागता है। अब वो डरते हुए गैराज में जाता है जहाँ पर उसे एक शख्स दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाता है। इस शख्स का नाम भी एडम था। इसके पूछने पर जूनियर एडम बताता है कि वो 12 साल का है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाता है। एडल्ट एडम उसे मॉम के बारे में पूछता है। इसे मालूम पड़ता है कि वो अपने दोस्त डेरिक के साथ डिनर पर गई है। एडल्ट एडम का बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए अब वो बैंडेज के लिए घर चला जाता है जहाँ पर वो अपने जख्म में मेडिसिन लगाता है। वो बताता है कि किसी ने उसको गोली मारी है। जूनियर एडम इसे और उसके बैग के बारे में बहुत से सवाल करता है, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं देता। अब उसके बार बार पूछने पर वो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम एडम है और तुम्हारे डैड 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। तुम एस्थमा के पेशेंट हो। वो इसके बारे में इतना सब कुछ जानता था। हैरत की बात यह है कि इन दोनों की आदत भी बिल्कुल एक जैसी थी। अब ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सीनियर एडम उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। इन दोनों की घड़ियां भी एक जैसी थी। उसे मालूम पड़ता है कि सीनियर एडम उसका फ्यूचर है और वो टाइम ट्रेवल करके 2050 से 2022 में आया है। वो सीनियर एडम उससे बताता है कि मैंने किसी को बचाने के लिए 2018 में जाना था, लेकिन गलती से और रेस्क्यू मिशन की वजह से मुझे गोली लग चुकी थी और मैं 2022 में आ गया हूँ और अब जितना जल्दी हो सके मुझे 2018 में जाना है। इसका टाइम जेट खराब हो चुका था क्योंकि वो जख्मी था और वो इसके डीएनए से कनेक्टेड था। अब वो जूनियर एडम को इस रिमोट को हाथ लगाने को कहते हैं और जैसे ही वो इस रिमोट को छूता है वो टाइम जेट चल पड़ता है। अब एक छोटा सा प्लेटफॉर्म उन दोनों के पास आता है जिसकी वजह से वो दोनों इस जेट के अंदर चले जाते हैं। सीनियर एडम उसे किसी भी चीज को छूने से मना करता है क्योंकि उस जेट के रिएक्टर में एक क्वांटम सिग्नल मौजूद था जिसके ऑन होते ही वो सीनियर एडम को ढूंढ लेंगे और उसे मारने के लिए यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे। सीनियर एडम ने इस शिप की डैमेज लेयर्स को अलग कर दिया था जिसकी वजह से ये शिप ऑटो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इसे कुछ टाइम लगेगा। वो उसे बताता है कि जैसे ही मैं अपने फिक्स टाइम यानी कि 2050 में जाऊंगा हमारी मेमोरी एक हो जाएगी, लेकिन मेरे यहाँ पर मौजूद रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसे समझाता है कि क्वांटम लेवल पर हम सब का एक फिक्स टाइम होता है जो हमारी असली जगह है, जहां हम कॉस्मस के साथ नहीं खेलते जैसे कि वो अभी खेल रहा है और 2050 से 2022 में आ गया है। अब वो आराम करने के लिए गैराज में वापस आ जाता है और उस जूनियर एडम को वापस भेज देता है ताकि उनकी मॉम को शक न हो। जूनियर एडम को ये सब देखकर और सोचकर बहुत मजा आ रहा था। अब सीनियर एडम फोन में एक लड़की का फोटो देखता है जो उसकी फ्यूचर वाइफ थी। उनकी मॉम घर आ जाती है जो कि टेरेस में खड़ी होती है। सीनियर एडम उन्हें देखता है और उनकी तकलीफ को समझता है कि वो बहुत परेशान है और अकेली हैं। अगली सुबह एडम की मॉम घर पर ही थी। आज उन्हें इंश्योरेंस के पैसे जमा करवाने थे। एडम के डैड ना होने की वजह से वो दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन इस बात का एहसास जूनियर एडम को नहीं था और वो अपनी मॉम से रूखे अंदाज में बात करता है जिससे उन्हें तकलीफ होती है। सीनियर एडम अपने घाव पर मरहम लगाता है। छोटा एडम उसे देखकर बहुत खुश होता है कि क्या सच में उसकी 2050 में ऐसी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि उससे पहले यूनिवर्स के बारे में जो वो सोचता था वो आज एक ही झटके में बदल जाता है और अब वो वहाँ से मेडिकल स्टोर जाने की तैयारी करता है ताकि कुछ मेडिसिन ले सके। इसके लिए वो अपने डैड के कपड़े पहनकर जाता है। उसके डैड को मरे हुए 1.5 ईयर्स गुजर चुके थे, लेकिन आज भी उनकी मॉम उनके कपड़े ऐसे ही संभाल कर रखती है कि जैसे वो जिंदा है। वो अपने डैड की बेस्ट जैकेट पहनकर बाहर आता है। स्टोर में जाने से पहले वो इसके पूछने पर बताता है कि मुझे गोली लग चुकी थी, इसलिए मुझे कोऑर्डिनेट्स चेक करने का मौका नहीं मिला और मैं 2018 की बजाय 2022 में आ गया। अब वो स्टोर के अंदर चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ वही शरारती बच्चे आते हैं और इसको फिर से
पीटना शुरू कर देते हैं। जब सीनियर एडम उनके पास आता है वो उन्हें धमकाता है। वो इतना डर जाते हैं कि वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो बहुत घबरा चुके थे। अब उन्होंने दोबारा कभी इसे तंग करने की हिम्मत नहीं की। छोटा एडम घर वापस आकर इसके सामान को छेड़ता है जिसमें उसे एक ड्रोन भी पड़ा हुआ दिखता है। सीनियर एडम हर वो काम उसी तरह से होने दे रहा था जैसे कि वक्त और किस्मत में लिखा हुआ था, ताकि फ्यूचर में जाकर कोई मसला पैदा ना हो। फोन में वही तस्वीर देखकर वो उससे बताता है कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन इसे भी उस कैप्टन ने मार दिया है। ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो कैप्टन उसका पीछा करते हुए 2022 में आ जाती है और वो अपने तैयार करदा सब रोबोट्स को हुक्म देती है कि सीनियर एडम को ढूंढ कर ले आओ। वो दोनों एक ही तरीके से खाना खा रहे होते हैं। वो अपनी वाइफ लोरा के बारे में बात करता है कि वो मुझे एकेडमी में मिली थी। वो गर्ल टाइम, गर्ल्स बिल्डिंग और गर्ल्स क्लास रूम में आ गई थी। इस तरह मेरी उससे पहली मुलाकात हुई। कुछ अरसा पहले वो अपनी जंप से वापस नहीं आई थी। मुझे मेरे कैप्टन ने बताया कि उससे जेट नहीं संभाला गया और यही बात उसकी मौत की वजह बनी, लेकिन वो झूठ बोल रही है क्योंकि लोरा बेस्ट पायलट थी। इसलिए मैं इसका पीछा करते हुए 2018 में जाना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ 2022 में आ गया हूँ। शायद लोरा ने कुछ ऐसा देख लिया था जो सोरियन नहीं चाहती थी कि वो देखे। इसका नाम सुनकर उसे याद आ जाता है कि इसका नाम तो माया सोरियन है और वो तो उनके डैड की काफी अच्छी पार्टनर थी। सीनियर एडम उसे बताता है कि वो अच्छी पार्टनर नहीं है। डैड की डेथ के बाद उसने पूरी कंपनी को अपने कंट्रोल में कर लिया है और साथ में ही सबसे कीमती टाइम मशीन को भी अपने कब्जे में कर लिया है। आज जूनियर एडम को मालूम पड़ता है कि उसके डैड ने अनजाने में टाइम ट्रेवल को इजाद किया था जिसका नाम था दी एडम प्रोजेक्ट। उसे शक था कि शायद माया ने उसे 2018 में ही मार दिया हो, इसलिए वो जल्द अज जल्द 2018 में जाना चाह रहा था, लेकिन वो अपने घाव के बढ़ने और जेट ठीक होने का इंतजार कर रहा था। अब उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। वो एक बॉम्ब को एक्टिव करके दरवाजे की तरफ फेंकता है जिससे वो रोबोट्स अंदर दाखिल होते ही बम के फटने से मर जाते हैं। वो रोबोट बहुत बड़ी तादाद में इस पर हमला करते हैं और वो बारी बारी सबको ठिकाने लगा देता है। सीनियर एडम को इस तरह लड़ते हुए देखकर वो बच्चा बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने सामने खुद को यूं पहली बार लड़ते हुए देख रहा था। अब उसका पीछा करते हुए वो माया और क्रिस्टोस भी यहाँ पर आ जाते हैं। क्रिस्टोस उस माया की सिक्योरिटी को संभालता है और उसके चेहरे की ये हालत सीनियर एडम ने की थी क्योंकि उसी ने उसको गोली मारकर जख्मी किया था। माया उसे झूठ बोलती है कि मैंने लोरा को नहीं मारा, इसलिए मुझ पर शक करना छोड़ो और वापस 2050 में हमारे साथ आओ। लेकिन सीनियर एडम उसकी बात नहीं मानता और क्रिस्टोस अब ताकत के जोर पर उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मजबूर करता है। वो जैसे ही उसे बांधता है कहीं से उस जेट पर हमला होता है। इससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो लोरा उसकी वाइफ थी और अब वो बहुत ही कूल तरीके से अपने हस्बैंड के साथ सब रोबोट्स को ठिकाने में लगा देती है। इसको ऐसा लड़ते हुए देखकर माया और उसका सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से भाग जाते हैं। माया और सीनियर एडम को मालूम था कि वहाँ पर खतरा है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इनका शक दुरुस्त था क्योंकि वो उनका पीछा करते हुए सड़क पर आ जाते हैं और वहाँ पर बम मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब लोरा अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाती है और बड़ी महारत से उन रोबोट से पीछा छुड़ा लेती है और वापस अपने घर में आ जाती है। घर आकर लोरा उसे बताती है कि मुझे मालूम पड़ा था कि 2080 से कोई टाइम ट्रेवल करके 2015 में आया था और मुझे इस बात का पता लगाना था, इसलिए मैं वापस 2018 में गई क्योंकि उसका शक भी माया के ऊपर था। इन्हें मालूम पड़ता है कि 2018 में ही उनके डैड के प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला था। इसे यकीन था कि माया ही 2018 में वापस आकर अपने आप को फ्यूचर स्टॉक टिप्स देने आई होगी और साथ ही में उन पॉलिटिकल रुकावटों का फौरन से खात्मा करने आई है जो टाइम प्रोग्राम चलाने में उसे रोक रही थी। अब वो सीनियर एडम को वापस 2018 में जाने का कहती है तब कि वो ये सब ठीक करे जो कि माया ने बदला है। वो उसे इस बात पर कायल करती है कि उसे मशीन को 2018 में जाकर तबाह करना होगा ताकि हमारा मुस्तकबिल ना बदल सके। उन्हें यकीन था कि ये सब इतना आसान नहीं है क्योंकि माया उन दोनों को रोकने के लिए इनके पीछे पड़ी हुई है। वो उन्हें ढूंढते हुए इधर ही आ रहे थे, इसीलिए लोरा ने उसे वहाँ से जाने पर बड़ी मुश्किल से राजी कर लिया। अब वो खुद बहुत सी गन्स लेकर उनका मुकाबला करने के लिए रास्ते में खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ दोनों एडम्स 2018 में जाने के लिए अपने जेट की तरफ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं क्योंकि जूनियर एडम 2018 में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन उसके बगैर ना ही वो जेट उड़ सकता था और ना ही वो 2018 में जा सकते थे। इसलिए सीनियर एडम ने जितनी मुश्किलात अपनी जिंदगी में देखी वो सब सुनकर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो उस टाइम ट्रेवल मशीन को जड़ से ही तबाह कर सके। लोरा उस क्रिस्टोस के आने का इंतजार करती है और जैसे ही वो आता है वो उसकी गाड़ी को बम से उड़ा देती है। अब वो क्रिस्टोस और उसके रोबोट को अच्छे से सबक सिखाती है। अचानक से वहाँ माया आ जाती है और उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। एंड उसी वक्त दोनों एडम्स इस जेट को चलाने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल रिपेयर हो चुका था। इनके जेट को उड़ता हुआ देखकर अब माया को लोरा की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। वो वक्त जाया नहीं करती है और लोरा को मार देती है और इस बात का लोरा को दुख था। लोरा को मारने के बाद वो अब एडम को मारने के लिए आते हैं क्योंकि वो उसे वापस 2018 में नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन एडम बहुत महारत से उन सबको धोखा देकर आसमान में वापस आ जाता है और आसमान में आकर वो उस पल्स को दोबारा
से एक्टिव करके उसमें से गुजर जाता है और अब वो 2018 में आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी में उनके डैड लेक्चर दे रहे थे। दोनों एडम्स उन्हें देखकर बहुत हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार जिंदगी में अपने वालिद को जिंदा देखा था। सीनियर एडम अब छोटे को समझाता है कि उन्हें सिर्फ इतना ही बताना है कि जितना उन्हें जानने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी में लेक्चर खत्म होने के बाद वो अपने बच्चों से मिलता है और उन्हें पहचान लेता है। उसे मालूम पड़ता है कि सीनियर एडम 2050 से जबकि जूनियर एडम 2022 से वापस उनके पास आया है। वो दोनों इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसके डैड नहीं सुनते और बस एक बात पर फोर्स करते हैं कि तुम दोनों अपने अपने फिक्स टाइम पर वापस चले जाओ। लेकिन जब एडम उन्हें ये बताता है कि इस टाइम को माया सोरियन ऑलरेडी अल्टर कर चुकी है, उसे मालूम पड़ता है कि वो माया तो सिर्फ उसके प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी और मेरा काम तो सिर्फ एक थ्योरी की बेस था। अब हकीकत जानकर वो हैरान रह जाते हैं कि टाइम ट्रैवल को बनाने वाले वो खुद ही हैं, लेकिन माया ने उसका गलत फायदा उठाया। लेकिन अब वो इसे समझाते हैं कि जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते क्योंकि हम इस यूनिवर्स को तब्दील नहीं कर सकते। जो किस्मत में लिखा जा चुका है वो होकर रहता है। इससे मालूम पड़ता है कि सोरियन ऐसा कर चुकी है, इसी वजह से वो अब इस यूनिवर्स के कामों में बिगाड़ पैदा कर रही है। सीनियर एडम उसे समझाता है कि एक साइंटिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक डैड की तरह सोचकर फैसला करे कि हमें इस जूनियर एडम के लिए, इसके मुस्तकबिल के लिए इस टाइम मशीन को तबाह करना चाहिए या कि नहीं। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके डैड काफी सोचने के बाद उसका साथ ना देने का फैसला करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब माया टाइम ट्रेवल करके 2050 से 2018 में आती है। जूनियर माया उसे बार बार यहाँ आने से मना करती है। ऐसा करने से उस टाइम स्क्रीन में काफी बदलाव पैदा हो रहा था, इसलिए जब उसे छोड़कर जाना चाह रही थी तो उससे ब्लैकमेल करती है कि तुम अकेली हो और तुम्हारा इस कंपनी को संभालने के अलावा और कोई काम नहीं है। वो उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त एडम, वो छोटा बच्चा, तुम्हें बहुत जल्द धोखा देने वाला है। पाइन रिज होटल में वो बड़ा एडम अकेला बैठा था और अपनी वाइफ को याद कर रहा था। तभी उसके पास छोटा एडम आता है और बताता है कि तुम्हें डैड से नफरत है क्योंकि फ्यूचर में वो चले जाते हैं, तुम्हारा साथ नहीं देते, वो मर चुके थे। वो उसे याद दिलाता है कि उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी, लगता है तुम 2050 में जाकर सब भूल गए हो। इसी तरह मॉम ने भी हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी है। अब दोनों एडम्स को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। 2018 में आज एडम के डैड घर पर ही मौजूद थे। वो आज काम पर नहीं जाते क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि शायद फ्यूचर में जाकर वो इनके साथ ना हो, इसलिए अब वो वक्त से पहले इस बात का एहसास इन दोनों को दिलाना चाह रहे थे ताकि बाद में इन दोनों को मुश्किल ना पड़े। अगले दिन दोनों एडम इस माया की कंपनी में उस मैग्नेटिक एक्सेलरेटर को तबाह करने के लिए आते हैं जिसकी वजह से टाइम मशीन बनी थी। अब वो सीनियर एडम अकेला ही कंपनी के अंदर जाने के लिए बढ़ता है और जूनियर एडम बाहर ही बैठकर उसकी मदद करता है। इतना सन्नाटा देखकर उसे शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अचानक से वहाँ बहुत से रोबोट आ जाते हैं। अब उन्हें तबाह करने के लिए जूनियर एडम वो ड्रोन उड़ाकर वहाँ पहुँच जाता है और उस ड्रोन की मदद से सब रोबोट्स को गिरा देता है। वो इस ड्रोन की मदद से एक कार भी उड़ा देता है। अचानक से वहाँ उनके डैड भी मदद के लिए पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ देखकर दोनों एडम्स हैरान हो जाते हैं। अब वो दोनों मिलकर कंपनी के अंदर इस मशीन को तबाह करने के लिए जाते हैं। उसके डैड उसे समझाते हैं कि हमें एक्सीलेटर में जाकर एक हार्ड ड्राइव को तबाह करना है क्योंकि इसके बगैर वो माया इस मशीन को दोबारा नहीं बना पाएगी। इसके डैड को इस कंपनी में एक्सेस हासिल थी, इसलिए वो फेशियल रिकॉग्निशन कराकर बड़ी आसानी से इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं जहाँ पर वो मैग्नेटिक एक्सीलेटर मौजूद था। दूसरी तरफ जूनियर एडम को माया अपने कब्जे में ले लेती है। इसके डैड अपना हाथ स्कैन करके उस एक्सीलेटर वाले रूम में जाते हैं। उन्हें यकीन था कि इस हार्ड ड्राइव को निकालने से उसे फिर दोबारा कोई नहीं बना पाएगा, लेकिन उसका एक और भी रिएक्शन मुमकिन था कि इससे निकालने से उसके करीब 100 माइल्स तक सब लोग मारे जा सकते हैं। अब उसके डैड बहुत डर कर इस हार्ड ड्राइव को वहाँ से निकाल लेते हैं। अचानक वहाँ पर माया भी आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। अब वो एडम से वही ड्राइव मांगती है लेकिन एडम उसे वो ड्राइव देने से मना कर देता है। वो उस बच्चे को ढाल बनाकर उसे ब्लैकमेल करती है कि वो उसे मार देगी, इसलिए उसे वो हार्ड ड्राइव दे दो। लेकिन वो दोनों बहुत चालाक थे। उन्होंने इस माया को चकमा दिया और उसके हाथ से एक गोली चलती है जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सील में मसला पैदा हो जाता है और वो टूट जाती है। अब इस हाल में जितनी भी स्टील की चीजें थी वो उस रिएक्टर के पास जाना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से माया के हाथ से वो गन और तमाम रोबोट्स का खात्मा होना शुरू हो जाता है। एक रोबोट उस बच्चे को भी अपने साथ उड़ाकर ले जाता है जिसकी वजह से उसके डैड परेशान हो जाते हैं और उस रिएक्शन को रोकने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टोस उस सीनियर एडम से ड्राइव लेने के लिए उससे लड़ना शुरू कर देता है। इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत थी, इसलिए आज वो खुलकर इसका इजहार करते हैं और एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। यंग एडम अपने ग्लव्स की मदद से खुद को इस रोबोट से आजाद करा लेता है। वो मैजिक स्वॉर्ड लेकर दूसरे एडम की मदद के लिए जाता है जो उस वक्त क्रिस्टोस से मार खा रहा था, लेकिन बेचारा एक ही वार से गिर जाता है। इसी तकलीफ में देखकर बड़े एडम को बहुत गुस्सा आता है और अब वो क्रिस्टो को खूब मारता है। इसी दौरान वो किसी लॉक से टकराकर उस रिएक्टर में गिर जाता है और मर जाता है। इनके पास ये बिल्डिंग छोड़ने के लिए सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। इसी दौरान माया वो गन लेकर एडम के डैड को मारने की कोशिश करती है। इस गन के अंदर मेटल की बुलेट थी, इसी वजह से जैसे ही वो माया गोली चलाती है उस रिएक्टर की वजह से वो एडम के डैड के बजाय जूनियर माया को लग जाती है जिसकी वजह से जूनियर माया मर जाती है। अब उसके वजूद के खत्म होने की वजह से माया जो 2015 से आई थी उसका वजूद भी खत्म हो जाता है और
और इस तरह उस विलन से एडम और उसके डैड को छुटकारा मिल जाता है। इससे पहले कि वो सब भी इस बिल्डिंग के अंदर मारे जाते, वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उसके डैड इस बात से परेशान थे कि इस मशीन के डिस्ट्रॉय होने के बाद इन दोनों को भी अपने अपने फिक्स टाइम में चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें मालूम था कि इस अमल के लिए कुछ वक्त लगेगा। वो अपने घर वापस आकर अपने दोनों बच्चों से माफी मांगते हैं कि शायद जिंदगी के सफर में वो उनका साथ ना दे सके, इसलिए वो उन्हें फ्यूचर की कोई भी बात नहीं करने देते, क्योंकि ये उसके काम का प्रिंसिपल था और यही इस यूनिवर्स का बैलेंस कायम रखने के लिए जरूरी है। वो बहुत खुश था कि उसने वक्त से पहले अपने बच्चे को बढ़ते हुए देख लिया है। वो उन दोनों को एहसास दिलाता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम इस दुनिया में आए थे उस वक्त को कोई भी नहीं बदल सकता। आज पहली बार वो अपने डैड के गले से लगकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो वक्त से नहीं लड़ सकते थे और ना बदल सकते थे। अब वो बैकयार्ड में जाकर अपनी फेवरेट गेम खेलते हैं। वो सब बहुत खुश थे। अचानक से वो दोनों अपने फिक्स टाइम में वापस चले जाते हैं। 2022 में वही दिन वापस आता है जब उसकी मॉम को इंश्योरेंस के पैसे जमा कराने थे, लेकिन आज दिन उसे कुछ एहसास होता है। वो अपनी मॉम को हक करता है और अब वो काफी बदल चुका था। उसे अपनी मॉम की तकलीफ का एहसास था और इस बात से उसकी मॉम बहुत खुश थी। इसी दौरान हम 2050 में एडम को देखेंगे जो कि अपनी क्लास में लेक्चर ले रहा था। एडम अपनी क्लास से बहुत बोर हो रहा था। इसी दौरान वहाँ पर लोरा आ जाती है जो गलत बिल्डिंग में गलत वक्त पर और गलत क्लास में आ गई थी। वो उसे लेकर अपनी क्लास से बाहर चला जाता है और इसी तरह वक्त अपने आप को फिर से एक बार दोहराता है। इसमें कोई तब्दीली नहीं वाक़ हुई थी और एडम की जिंदगी का सफर उसी तरह चलता जाता है।